मूवी की शुरुआत साल 1989 ईस्ट टेक्सास से होती है, जहां पर हम एन नाम की एक औरत को देखते हैं जो नींद में सो रही थी। तभी अचानक से किसी तेज आवाज को सुनकर के वो उठ जाती है। वो अपने हस्बैंड रिचर्ड को भी उठा देती है। दरअसल उसे लग रहा था कि कोई उनके घर में घुस आया है। रिचर्ड एन को अपने बेटे के साथ यहीं पर रहने का कहकर अपनी गन लेकर के जाता है नीचे देखने के लिए। तब रिचर्ड एक मास्क पहने हुए आदमी को देखता है जो उसके ड्राइंग रूम में एक टॉर्च के साथ कुछ ढूंढ रहा था। रिचर्ड उस चोर को डराने के लिए उस पर शूट करता है। एन भी लाइट ऑन करके आती है देखने के लिए। तब इन्हें पता चलता है कि गोली उस आदमी की आंख पर जाकर के लगी थी, जिसकी वजह से वो सोफे पर मरा हुआ पड़ा था। कुछ ही देर में पुलिस भी आ जाती है यहाँ पर और उनके शहर का पुलिस चीफ रिचर्ड से कहता है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया है, क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस में एक चोर पर फायर किया था जो उनके घर में घुस आया था। अब वो चीफ रिचर्ड को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है। रिचर्ड को पुलिस से पता चल जाता है कि जिस आदमी को उसने मारा था उसका नाम फ्रेडी रेसल था और वो एक मोस्ट वांटेड आदमी था। इसके बाद वो अपने घर आकर के अपने वाइफ के साथ ड्राइंग रूम को साफ करता है और दीवारों पर लगे हुए फ्रेडी के खून के धब्बों को क्लीन करता है। रिचर्ड बहुत बुरा फील कर रहा था कि आज उसने एक आदमी की जान ले ली, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहने लगता है। वहीं फ्रेडी की डेड बॉडी को लेने के लिए कोई भी नहीं आया होता, इसलिए शहर के म्युनिसिपल लोग उसे ग्रेवयार्ड में दफनाने के लिए ले जा रहे थे। तभी रिचर्ड भी आ जाता है वहाँ पर। जब रिचर्ड अपनी गाड़ी में बैठकर के फ्रेडी को दफन होता हुआ देख रहा था, तभी अचानक से एक आदमी उसके पास आकर के उसे डरा देता है। इस आदमी का नाम ब्रेन रसल है। दरअसल ये फ्रेडी का फादर था जो अभी कुछ दिन पहले ही पैरोल पर जेल से छूट कर के आया है। जब रिचर्ड को पता चलता है कि वो फ्रेडी का बाप है, तब वो उससे माफी मांगता है फ्रेडी को मारने के लिए, लेकिन ब्रेन रिचर्ड को धमकी देता है कि जिस तरीके से उसने मेरे बेटे फ्रेडी को मारा है, ठीक उसी तरीके से वो उसके 7 साल के बेटे जॉर्डन को ऊपर पहुंचा देगा। इस धमकी से रिचर्ड की पैंट गीली हो जाती है, इसलिए वो एन को कॉल करके कहता है कि फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचो और खुद फौरन अपने बेटे के स्कूल पहुँच करके उसे पिक करता है। जब वो स्कूल से बाहर आता है तो देखता है कि ब्रेन नाम का वो आदमी उसके बेटे की स्कूल के बाहर खड़ा स्माइल कर रहा था। रिचर्ड अपने बेटे और वाइफ के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और ऑफिसर रे से हेल्प मांगता है। रे रिचर्ड को बताता है कि ब्रेन 20 साल बाद पैरोल पर बाहर आया है और वो सिर्फ एक धमकी की वजह से उसे अरेस्ट नहीं कर सकता और उसने किसी तरह का कोई कानून भी नहीं तोड़ा है। रिचर्ड जब पुलिस स्टेशन से वापस घर आता है तो अपने घर के लोग को देखता है जो टूटा हुआ पड़ा था, इसलिए वो एन और जॉर्डन को कार में ही छोड़कर के घर के अंदर जाता है देखने के लिए। तब उसे जॉर्डन के बेड के पास कई जिंदा कारतूस मिलते हैं। तब वो इन्फॉर्म करता है पुलिस को। ये देख कर के रे और शहर के बाकी पुलिस वाले अब रिचर्ड की बात को सीरियस लेने लगते हैं और सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस वाला लगा देते हैं रिचर्ड के घर के बाहर। वो थोड़ी दूर से खुद भी रिचर्ड के घर पर नजर रख रहे थे ताकि अगर बेन वहाँ पर आए तो वो उसे अरेस्ट कर सके। तभी हम ब्रेन को देखते हैं जो शाम से ही रिचर्ड के घर के अंदर ही एक जगह पर छुपा हुआ था। फिर रिचर्ड और एन जब गहरी नींद में सो जाते हैं तब ब्रेन बाहर निकलता है और उस पुलिस वाले का काम तमाम करके घुस जाता है जॉर्डन के रूम में। कुछ देर बाद रिचर्ड भी बारिश की आवाज को सुनकर के अपने बेडरूम से बाहर आ गया था। जैसे ही वो उस पुलिस वाले की लाश को देखता है, डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। वो जल्दी से जाता है अपने बेटे के रूम के पास और दरवाजे को नॉक करने लगता है जो अंदर से बंद था। बाहर मौजूद पुलिस वाले भी उसकी आवाज को सुनकर के अंदर आ गए थे। रिचर्ड अपने बेटे के रूम के दरवाजे को तोड़ करके घुस जाता है अंदर। तब वो देखता है कि उसका बेटा एकदम ठीक है। वहीं ब्रेन खिड़की से कूद कर के भाग गया था। रे और बाकी पुलिस वाले उसके पीछे जाते हैं और अब रिचर्ड के घर की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी जाती है। रिचर्ड और एन इस हादसे से बुरी तरह से डर गए थे। फिर अगली सुबह उनके पास कॉल आता है पुलिस का। वो उसे बताते हैं कि ब्रेन बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको भाग रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। ब्रेन के पकड़े जाने की न्यूज को सुनकर के रिचर्ड बहुत ज्यादा खुश हो गया था। फिर उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है इस केस को क्लोज करने के लिए। जब रिचर्ड पुलिस रिपोर्ट पर साइन कर रहा था तभी उसे फ्रेडी रसल का एक मोस्ट वांटेड वाला पोस्टर दिखाई देता है, पर फ्रेडी वो आदमी नहीं था जिसे उसने उस रात शूट किया था। रिचर्ड उस डिटेक्टिव रे से कहता है कि उस चोर की शक्ल फ्रेडी से काफी अलग है जिसको उस रात उसने शूट किया था। तब रे कहता है कि उस रात तुम शोक में थे, इस वजह से उसका चेहरा तुम्हें ठीक से याद नहीं है, क्योंकि फ्रेडी वही आदमी था। लेकिन रिचर्ड को रे की बात पर बिल्कुल
भी यकीन नहीं होता। उसे यकीन था कि जिसे उसने उस रात शूट किया था वो आदमी और पोस्टर वाला फ्रेडी दोनों अलग अलग हैं। घर जाने के बाद उसे रात को नींद भी नहीं आती और वो यही सोचता रहता है कि आखिर रे उस चोर के बारे में झूठ क्यों बोल रहा है। वो अपने घर से कई बार कॉल करता है रे को, पर रे हर बार यही कहता है कि वो फ्रेडी ही था। पुलिस को कोई गलती नहीं हुई है उसे पहचानने में। फिर रिचर्ड रात को ही रे से मिलने के लिए पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन, लेकिन कार पार्क करते वक्त वो देखता है कि रे कुछ पुलिस वालों के साथ ब्रेन को कहीं लेकर के जा रहा था। इसका मतलब है कि ब्रेन कल से ही रे की कस्टडी में था। रिचर्ड समझ जाता है कि पुलिस वाले उसे सारा सच नहीं बता रहे, इसलिए वो चुपचाप उनका पीछा करना शुरू कर देता है। काफी देर तक पीछा करने के बाद वो देखता है कि रे और बाकी पुलिस वाले ब्रेन को जबरदस्ती कार से बाहर निकाल रहे थे। फिर उसे बेहोशी का एक इंजेक्शन लगाने के बाद उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर और उसकी बॉडी पर शराब छिड़क करके उसे एक रेलवे ट्रैक पर छोड़ करके चले जाते हैं ताकि ट्रेन से कट करके ब्रेन का काम तमाम हो जाए। पुलिस वालों के जाने के बाद रिचर्ड उस जगह पर पहुंचता है जहां पर ब्रेन पड़ा था और ठीक उसी वक्त एक ट्रेन भी तेज स्पीड में उसी ट्रैक पर आ रही थी। ये देख कर के रिचर्ड ब्रेन को उस ट्रैक से हटाकर उसकी जान बचा लेता है। फिर उसे अपनी कार में डाल कर के ले आता है अपने खाली पड़े हुए फार्म हाउस पर। अगली सुबह जब ब्रेन को होश आता है तो वो देखता है कि रिचर्ड ने उसका पैर सेफ्टी के लिए एक चेन से बांध दिया था। रिचर्ड उसे पीने के लिए पानी देता है और कहता है कि तुम बेवजह ही मेरे पीछे पड़ गए हो। वो ब्रेन को बताता है कि वो तुम्हारा बेटा फ्रेडी नहीं था जिसे उस रात मैंने शूट किया था और तुम अपने बेटे को न ढूंढ सको, इसलिए कल रात को पुलिस वालों ने तुम्हें मारने के लिए बेहोश करके रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया था। लेकिन ब्रेन को रिचर्ड की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तब रिचर्ड ब्रेन को उस कब्रिस्तान में ले जाता है जहाँ पर पुलिस वालों ने उस चोर को दफन किया था। जब ये दोनों उस कब्र को खोद करके डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं तब ब्रेन देखता है कि ये वाकई उसके बेटे की लाश नहीं है और साथ ही किसी ने उस डेड बॉडी की उंगलियों को भी काट दिया था ताकि कोई उसकी पहचान न कर सके। इससे ब्रेन को यकीन हो जाता है कि रिचर्ड सही कह रहा था, उसने उसके बेटे फ्रेडी को नहीं मारा और पुलिस किसी वजह से इस मैटर को छुपाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद ब्रेन रिचर्ड के साथ जाता है कॉफी हाउस में। यहाँ पर ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर पुलिस फ्रेडी की पहचान क्यों छुपा रही है और असल में इस वक्त फ्रेडी है कहाँ। अब इसी कंफ्यूजन को सोल्व करने के लिए बेन जिम बॉब नाम के अपने एक दोस्त को बुलाता है हेल्प करने के लिए। दरअसल बॉब एक प्राइवेट इन्वेस्टर होता है और ब्रेन को यकीन था कि वो जरूर फ्रेडी का पता लगा लेगा। फिर अगले दिन रे आता है रिचर्ड के ऑफिस में और उसे कहता है कि वो फ्रेडी को पोस्टर में इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि उसने अपना हेयर कलर चेंज करके कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनना शुरू कर दिए थे, इसीलिए शायद वो कंफ्यूज हो गया था। लेकिन रिचर्ड अच्छी तरह से जानता था कि रे झूठ बोल रहा है, फिर भी वो उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। ठीक उसी वक्त ब्रेन का दोस्त जिम बॉब आ जाता है रिचर्ड के ऑफिस में। उसे देख कर के रे वहाँ से चला जाता है। रिचर्ड वहाँ से जिम बॉब को लेकर के अपने उसी फार्म में आता है जहाँ पर उसने ब्रेन को पुलिस वालों से छुपा कर के रखा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिम ने फ्रेडी के केस को काफी इन्वेस्टिगेट किया था। वो ब्रेन से कहता है कि उसके जेल जाने के बाद 11 साल की उम्र में ही उसका बेटा क्राइम की लाइफ में इन्वॉल्व होने लगा था और कुछ साल पहले उसने डिक्सी नाम की एक माफिया गैंग को ज्वाइन भी कर लिया था। लेकिन पुलिस के अरेस्ट करने के बाद वो एक सरकारी गवाह बन गया और उस गैंग के खिलाफ पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने लगा। इसलिए उस माफिया गैंग से बचाने के लिए पुलिस ने उसे एक नया नाम और एक नई पहचान दी है। इसीलिए पुलिस उस चोर की डेड बॉडी को फ्रेडी बना करके प्रेजेंट कर रही है ताकि उस माफिया गैंग को फ्रेडी की मौत की खबर मिल जाए और वो उसे मरा हुआ समझ करके उसका पीछा छोड़ दे। यहाँ पर जिम ब्रेन को उसके बेटे फ्रेडी की एक रिसेंटली फोटो दिखाता है और बताता है कि उसने अपनी पहचान और हुलिया भी बदल लिया है। साथ ही पुलिस ने उसे एक नया नाम दिया है फ्रैंक और उसे टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में शिफ्ट कर दिया गया है। अब ब्रेन और जिम फ्रेडी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं ह्यूस्टन शहर की तरफ। रिचर्ड भी जिद करता है कि मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ क्योंकि उसे अब इस केस के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। अब इसके लिए रिचर्ड अपनी वाइफ एन को झूठ बोल देता है कि वो किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा है। इसके बाद ये तीनों निकल पड़ते हैं और एक लंबा सफर तय करते हुए पहुंच जाते हैं ह्यूस्टन शहर। फिर यहाँ पर ढूंढना शुरू कर देते हैं फ्रेडी को। जिम कॉल रिकॉर्ड से फ्रेडी का एड्रेस निकाल लेता है। फिर जब ये फ्रेडी के घर के सामने पहुँचते हैं तभी इनकी कार फ्रेडी के घर के बाहर खड़ी एक आदमी की कार से टकरा जाती है। ये देख कर के वो मस्कुलर आदमी अटैक कर देता है जिम पर। तब ब्रेन और जिम मिलकर के उस आदमी की धुलाई कर देते हैं। जब
ये घर में जाते हैं तो इन्हें फ्रेडी तो नहीं मिलता, पर ये पता चलता है कि वो मस्कुलर आदमी फ्रेडी का रूममेट है। जब ये उसकी गाड़ी की डिक्की चेक करते हैं तो उसमें इन्हें कई सारे VHS टेप्स मिलते हैं। घर आने के बाद ये उन टेप्स में से किसी एक को प्ले करके देखते हैं। तब इन्हें एक गंदी मूवी दिखाई देती है जिसके आखिर में फ्रेडी और उसका मस्कुलर दोस्त एक बेसबॉल के बैट से वार कर करके उस लड़की को बैठा देते हैं नासा के रॉकेट में। इस वीडियो को देख करके रिचर्ड और जिम शॉक्ड हो गए थे क्योंकि उन्हें ऐसे कई सारे टेप्स मिले थे जिसका मतलब था कि फ्रेडी ने पैसे कमाने के लिए ऐसी बहुत सारी लड़कियों को ऑन कैमरा मारा था। जब ब्रेन अपने बेटे के ऐसे कारनामों को देखता है तो गुस्से में तिलमिला जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा अब एक राक्षस बन चुका है। रिचर्ड सलाह देता है कि हमें ये वीडियोज पुलिस को दे देनी चाहिए। तब ब्रेन और जिम कहते हैं कि हो सकता है पुलिस को इस बारे में पहले से ही पता हो, पर वो फ्रेडी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहती क्योंकि फ्रेडी पुलिस के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। उससे उन्हें डिक्सी माफिया और शहर की बाकी गैंग्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। वीडियो में उसने जिन लड़कियों को मौत के घाट उतारा था वो सभी काम की तलाश में इलीगल तरीके से आई हुई इमिग्रेंट थी जिनके मिसिंग हो जाने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन वीडियो को देखने के बाद ब्रेन अपने बेटे फ्रेडी से नफरत करने लगा था। फिर एक दिन शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए वो जिम और रिचर्ड से कहता है कि वो अपने बेटे फ्रेडी को अपने हाथ से मौत के घाट उतारेगा और इस काम के लिए उसे उन दोनों की मदद चाहिए। इसके बाद ये तीनों फ्रेडी के घर पर नजर रखना शुरू कर देते हैं जहाँ पर ब्रेन 20 साल बाद पहली बार अपने बेटे को देखता है। जब ये उसका पीछा करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि फ्रेडी का खुद का अपना एक वीडियो लाइब्रेरी स्टोर है। वो सारा दिन अपनी उसी वीडियो लाइब्रेरी में रहता है और वो अपनी नॉर्मल मूवीज के बीच में छुपाकर उन कैसेट्स को भी बेचता है। ब्रेन यहीं पर अपने बेटे को मार देना चाहता था पर जिम उसे रोक लेता है और कहता है कि इतने सारे लोगों के बीच में मारना ठीक नहीं होगा, इसलिए अब ये तीनों रात होने का वेट करने लगते हैं। रात को फ्रेडी अपने स्टोर को बंद करके जाने लगता है घर की तरफ। तब ये तीनों भी उसका पीछा करते हैं। जैसे ही ये अपने हथियारों को तैयार करते हैं तभी ये फ्रेडी के कुछ दोस्तों को देखते हैं एक वैन में जो एक रिकॉर्डिंग कैमरा और एक लड़की को लेकर के आए थे। इससे ये समझ जाते हैं कि फ्रेडी आज एक बार फिर से वीडियो रिकॉर्ड करते हुए एक लड़की को मारने वाला है। अब फ्रेडी अपनी कार में और उसके फ्रेंड उस लड़की को वैन में लेकर के निकल जाते हैं। ये तीनों भी पीछा करते हैं उनका। तभी ये देखते हैं कि वो दोनों गाड़ियां एक मैंसन में जाकर के रुकती हैं जहां पर और भी लड़के मौजूद थे। ये समझ जाते हैं कि शायद ये यहीं पर वीडियो को शूट करने वाले हैं। अब रिचर्ड और जिम अपनी कार को थोड़ा दूर पार्क करके हथियारों को तैयार करने लगते हैं। इसके बाद ये घुस जाते हैं उस मैंशन में, लेकिन इससे पहले ये बाहर सामान लोड कर रहे दो लड़कों को मौत के घाट उतार देते हैं। अंदर घुसने के बाद वो एक एक करके फ्रेडी के सभी दोस्तों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से ब्रेन को उस लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। तब वो उस आवाज को फॉलो करते हुए पहुंच जाता है एक रूम में। दरअसल यहीं पर वो वीडियो शूट हो रहा था। बाहर जिम फ्रेडी के उस मस्कुलर दोस्त का भी काम तमाम कर देता है। इधर ब्रेन सालों बाद अपने बेटे को देख करके उसे शूट नहीं कर पाता। तभी फ्रेडी अपने बाप ब्रेन को शूट कर देता है और जिम और रिचर्ड पर भी गोलियां चलाता है। लेकिन जब वो रिचर्ड को जान से मारने वाला था तभी ब्रेन अपने बेटे पर गोली चला देता है और उसे कहता है कि रिश्ते में तो मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ, नाम है ब्रेन। इतना कहने के बाद वो सीधी गोली मारता है फ्रेडी के भेजे में। अपने बेटे को मौत के घाट उतारने के बाद ब्रेन रोने लगता है और थोड़ी ही देर बाद मौत हो जाती है ब्रेन की भी। इसके बाद जिम उस लड़की को मेंशन से बाहर लाता है और रिचर्ड उस मेंशन को आग लगा देता है। फिर आखिर में हम उस लड़की को जिम और रिचर्ड के साथ देखते हैं जो ब्रेन को याद करके बहुत ज्यादा अपसेट थे। इसके बाद रिचर्ड उस लड़की और जिम को अलविदा कहकर अपने शहर अपनी वाइफ के पास लौट जाता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताता। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी कोल्ड इन जुलाई खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।